विज्ञान सेल बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो 100% देखने को मिल ही जाते हैं। सो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो सही किए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोशिका के आधार पर हम जीवों को दो प्रकार से देखते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहे हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन नहीं होते हैं। वन बाय वन ऑप्शन को देखें। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। यीस्ट जो होते हैं ये भी एक ही कोशिका से बने होते हैं और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव में ही आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है फंजाई या कवक जिसे हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि कवक या फंजाई जो होते हैं वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, एक कोशिकीय कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय कौन से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? जो लिविंग सेल्स होती हैं उनकी खोज किसने करी है? तो जब भी आप कोशिका की खोज की बात करते हो, दो तरीके से हम इसको देखते हैं। एक होती है मृत कोशिका जो डेड सेल्स होती है, और दूसरी होती है यहाँ पर जीवित कोशिका या लिविंग सेल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने करी है, तब आपको आंसर यहाँ पर क्या देना है, रॉबर्ट हुक देना है। अगर आपसे लिविंग सेल्स के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, सिर्फ कोशिका पढ़कर ही आंसर मत दे दीजिएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली मृत और जीवित के बारे में पूछा जा रहा है तो आप अच्छे से देखिएगा, मृत कोशिका की खोज जो है वो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने करी है, वहीं जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है। बाकी के जो दो ऑप्शन है, थियोडोर स्वान और स्लाइडन वाले की, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रक की खोज किसने करी है? जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी जो है वो किसने करी है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर वॉल्डेयर। तो वॉल्डेयर ने जो है वो गुणसूत्र की खोज करी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आप साथ साथ में लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी है। कौन सी कोशिका? यहाँ पर मृत कोशिका, डेड सेल्स की। वहीं प्लॉव की बात करते हैं तो प्लॉव ने जीव द्रव्य कला जो है ये नाम दिया था किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। वहीं लास्ट में हमारे पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। रॉबर्ट हुक और ब्राउन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कवक होते हैं या फंजाई होते हैं उनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है? ठीक है, सो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये हमारे शैवाल में, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो पादप की कोशिका भित्ति में देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर काइटिन हो जाता है। जो फंजाई होती है उसकी कोशिका भित्ति हमें काइटिन से देखने को मिलती है, और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ऑल्सो ये भी हमारे जो एल्गी है या शैवाल है उसकी कोशिका भित्ति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में चीजें आप साथ साथ लिख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन से मिलकर बनी हुई होती है? यहाँ पर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर लिपिड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें ये हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन इस तरह से प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन भी होती है, और उसके अलावा कुछ पेरीफेरी पर भी होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है? कहां पर एटीपी जो है बनकर आता है? ऑप्शंस देखें। सबसे पहले है यहाँ पर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन का काम करते हैं। तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं इनका काम क्या है? प्रोटीन का बनाना। प्रोटीन्स यहाँ पर बनकर आती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये कोशिका का क्या है? ऊर्जा ग्रह है। यहाँ पर क्या है? एटीपी बनकर आता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दैट्स वाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है? ऑप्शंस देखें, सबसे पहले है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्योंकि इसमें एटीपी बनकर आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। जो जितना भी मटेरियल होता है लाइसोसोम में जाता है, जहां पर उसका पाचन जो है वो कर दिया जाता है। इसी तरीके से सेल में कोई भी अगर मान लीजिए ऑर्गेनल है जो कि अब वर्किंग मोड पे नहीं है, उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो उसको लाइसोसोम क्या करता है? उसका पाचन करता है, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम जो होता है यहाँ पर तो प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? सो मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है? ऑप्शन देखें, सबसे पहले है यहाँ पर लिपिड। अब हमने पढ़ा था कि लिपिड जो होती है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, कोशिका भित्ति में नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो होती है वो प्लांट यानी कि जो पादप कोशिका होती है उसमें पाई जाती है, तो ये भी यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाता है। काइटिन जो होते हैं ये हमें फंजाई यानी कि कवक की कोशिका भित्ति में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कोशिकांग लिपिड का सिंथेसिस करता है? कहां पर लिपिड बनकर आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, रफ ईआर। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, तो लिपिड का सिंथेसिस तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का सिंथेसिस देखा था, लिपिड तो हमने देखा ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। आगे है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम में तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। लास्ट है यहाँ पर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, स्मूथ ईआर। तो लिपिड का सिंथेसिस यहीं पर होता है, राइबोसोम यहाँ पर नहीं पाया जाता, यहाँ पर लिपिड बनकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में कौन से कोशिकांगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो भाई लाइसोसोम में तो पाचक एंजाइम है, यहाँ पर तो प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो हमें यहाँ पर जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तब हमें इनका रोल देखने को मिलता है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम। हाँ, तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और ये राइबोसोम कहाँ पर होते हैं? जो अंतःप्रदवी जालिका है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ये यहाँ पर हो जाता है। फिर भी आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्जी जो होता है ये प्रोटीन, हालांकि संश्लेषण में इसका थोड़ा बहुत रोल होता है, ये उसका मॉडिफिकेशन करता है, उसमें जो भी हमें सुधार करना होता है, जो कुछ भी ऐड करना होता है, वो सारा काम गोल्जी में होता है। लेकिन उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्रोटीन के सिंथेसिस में नहीं होता है, इसका एटीपी में रोल होता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें पाचक एंजाइम होता है, इसमें एटीपी बनकर आता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में किनका रोल यहाँ पर हो जाता है? अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है वो कितनी होती है? अब यहाँ पर आपसे गुणसूत्र के जोड़े पूछे गए हैं, क्रोमोसोम पेयर पूछे गए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23। टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहां पर होता है? तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो सनलाइट का यूज करके, सूर्य का प्रकाश का यूज करके जो है खाना बनाते हैं, फूड मटेरियल अपना बनाते हैं, एनर्जी वहां से लेते हैं, तो ये कहां पर होता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का रोल तो हमें विभाजन के वक्त देखने को मिलता है,
है तो ये यहाँ पर नहीं होता। उसके अलावा यहाँ और दूसरी चीज सेंट्रोसोम के बारे में ये कि ये कहाँ पर होता है, ये जंतु कोशिका में देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस जंतु कोशिका में तो नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, तो बिल्कुल सही बात है, क्लोरोप्लास्ट में ये होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। कौन पाए जाते हैं यहाँ पर, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो कि ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, तो केंद्रक में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं। और क्यों टूटते हैं, जिससे हमें यहाँ पर क्या है, ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके, और उस एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं वो उस एनर्जी की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, केंद्रक में होती है क्या, नहीं, न्यूक्लियस में ये नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होती है, करेक्ट आंसर यहाँ पर साइटोसॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर कोशिका चक्र पढ़ा था, सेल साइकिल पढ़ा था, तो कुछ अवस्थाएं हमने वहां पर देखी थी। वहां पर अवस्थाएं होती हैं, जीवन अवस्था, उसके बाद आती है हमारी एस अवस्था, फिर आती है G2 और M, और यहीं पर ही GO अवस्था भी होती है। जीवन अवस्था में अगर कोशिका चली गई है तो वो वहां पर क्या है, अगर उसे यहाँ पर विभाजन नहीं करना है तो यहाँ से निकलकर वो GO अवस्था में चली जाती है, जहां पर उसका विभाजन नहीं होता। ऐस अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो DNA होता है उसका प्रतिलिपिकरण होता है, DNA की कॉपी जो है वो यहाँ पर बनकर आती है। G2 अवस्था में सेल जो होती है विभाजन की तैयारी यहाँ पर करती है, क्या करती है, विभाजन के लिए तैयार होती है। और M अवस्था जो होता है यहाँ पर हमें विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था किस अवस्था में अगर सेल जाएगी तो वो आगे विभाजन नहीं करेगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है GO अवस्था में उसका विभाजन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर रसधानी वैक्यूल्स कौन सी झिल्ली से घिरी होती है। ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, तो नहीं, ये तो केंद्रक को घेरे होती है। प्लाज्मा झिल्ली तो पूरी सेल को कवर करे हुए होती है। एंड लास्ट आता है यहाँ पर टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, जो गोल्जी बॉडीज होती है उनका वर्क इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर श्रवण, जो भी सिक्रेशन होता है तो वो तो गोल्जी उपकरण करता है, तो ये तो यहाँ पर इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना। हाँ, तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है जब हमारी ER जो होती है, हमारी अंतःप्रदवी जालिका होती है, जब वो प्रोटीन बनाती है तो आगे वो कहाँ पर आती है, इसी गोल्जी उपकरण में आती है, जहां पर क्या होता है, उस पे ग्लाइकोज जोड़े जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उनको इस प्रोटीन में जोड़ा जाता है। तो ये फंक्शन जो है वो तो यहाँ पर इसका हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन का निर्माण, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण जो है वो गोल्जी उपकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि गोल्जी के पास में राइबोसोम जो होते हैं वो नहीं होते, जिस वजह से ये प्रोटीन नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन जरूर बना सकता है, प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रिक की खोज किसने करी है, केंद्रिक या फिर जो न्यूक्लियोलस होते हैं उसकी खोज किसने करी है। ऑप्शन पे आए रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज करी है, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फोंटाना, करेक्ट आंसर क्या है, फोंटाना ने जो है न्यूक्लियोलस की खोज करी है। पॉटर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ER जो अंतःप्रदवी जालिका है उसकी खोज करी है। एंड वॉल्डेयर की बात करें तो इन्होंने गुणसूत्र की खोज यहाँ पर करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल, फ्लूज मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया है। ऑप्शंस पे आए, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर नगेली, तो नगेली रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है, इन्होंने कोशिका कला जो है वो नाम दिया था, क्या दिया था, कोशिका कला नाम जो है प्लाज्मा झिल्ली को दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्लॉव, प्लॉव भी ऑप्शन नहीं होगा, इन्होंने जीव द्रव्य कला जो है वो इन्हें नाम दिया था, प्लाज्मा लेमा नाम प्लाज्मा झिल्ली को दिया था, मॉडल इन्होंने नहीं दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगर व निकोलसन। पॉटर की बात करते हैं तो ER जो अंतःप्रदवी जालिका है उसकी खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें साथ में आप लिखते रहिएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है।
तो पादप है यहाँ पर ऑप्शन, पादप में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवाणु, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो यह आंसर नहीं होगा। कवक की बात करें तो इसमें भी पाई जाती है, आंसर हमारा प्रोटोजोआ आ जाएगा। प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप की बात करें तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं जीवाणु की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से, और कवक की बात करते हैं तो किससे बनी हुई होती है यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, निम्न में से प्लाज्मा झिल्ली का कौन सा कार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्लाज्मा झिल्ली का काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। आरएनए संश्लेषण ये भी नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण ये भी नहीं है। चयनात्मक पारगम्यता इसका काम होता है, क्योंकि ये सेल की आउटर बाउंड्री बनाती है, तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे वो इससे ही होकर आएंगे, तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से क्या वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है, हेरिडिटी के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है यहाँ पर केंद्रक, तो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, केंद्रिका है यहाँ पर, गुणसूत्र है और लाइसोसोम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गुणसूत्र हो जाते हैं, क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो इन्हीं गुणसूत्र में पाया जाता है जो वंशागति के लिए उत्तरदायी है। जितने भी माता पिता से गुण बच्चे में जाने होते हैं, उनकी संतान में जाने होते हैं, वो सभी डीएनए में होते हैं, डीएनए गुणसूत्र में होता है, और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो हमें केंद्रक में देखने को मिलते हैं, मोस्टली जो मेन होते हैं। उसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से कोशिकांग या कोशिकांगों के पास स्वयं का डीएनए होता है। तो इतना तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है हमारा केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, उसके पास तो डीएनए होता है। उसके अलावा किसके पास और डीएनए देखने को मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और इस तरह से जो हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। गोल्जी उपकरण में डीएनए नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका एनिमल सेल में ही उपस्थित होता है, सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, प्लाज्मा झिल्ली भी दोनों में होती है, लेकिन जो तारक काय है ये सिर्फ जंतु कोशिका में देखने को मिलता है, और इसका जो रोल है वो हमें विभाजन के समय देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में जाने के बाद चक्र से बाहर नहीं निकल सकती है, फिर उसे वो क्या है वहां पर कमिट कर जाती है कि अब उसे जो है यहाँ पर विभाजन करना ही है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो वो अवस्था है यहाँ पर G2 प्रावस्था। ठीक है, जीवन अवस्था में जब सेल होती है तो वो यहाँ से निकलकर जीओ अवस्था में जा सकती है, जहां पर उसका विभाजन नहीं होता, लेकिन अगर वो G2 प्रावस्था में चली गई है तो फिर वो आगे विभाजन में यहाँ पर जाएगी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है। सेल जो है वो विभाजन करती है, डिवीजन करती है, तो ये हमें एम प्रावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, G2 प्रावस्था में तो विभाजन की तैयारी होती है, एस प्रावस्था में डीएनए की कॉपी बनकर आती है, और एम प्रावस्था में विभाजन देखने को मिलता है। आगे है, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, तो ये हमें G2 प्रावस्था में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं का सही क्रम जो है वो कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले यहाँ पर जीवन प्रावस्था आती है, उसके बाद यहाँ पर संश्लेषण प्रावस्था, सिंथेसिस अवस्था आती है, उसके बाद में यहाँ पर G2 प्रावस्था आती है, और फिर हमें यहाँ पर एम प्रावस्था देखने को मिलती है। ये जो जीवन है वो यहाँ पर है गैप 1, एस सिंथेसिस फेज, संश्लेषण जहाँ पर डीएनए की कॉपी बनकर आती है, G2 प्रावस्था जो होती है ये गैप 2 है, यहाँ पर विभाजन की तैयारी करी जाती है, और एम प्रावस्था यहाँ पर विभाजन की अवस्था होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन से संबंधित कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इसे कायिक विभाजन भी कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसे कायिक विभाजन कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है, मात्र कोशिका विभाजित होकर दो असमान संतति कोशिका बनाती है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर ये समान संतति कोशिका बनाती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर
गलत है। आगे है संतति कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से समान होती है, बिल्कुल जैसी माता पिता में देखने को मिलती है वैसी ही संतति कोशिकाएं होती है। यहाँ पर आगे है ये जनन कोशिका में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जनन कोशिका में देखने को नहीं मिलता, ये हमें कायिक कोशिका में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी जो है वो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। आगे बात करते हैं समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में तर्कु तंतु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा पूर्वावस्था, जो प्रोफेज होती है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। अगर आपको डिटेल में ये लेक्चर्स देखने हो तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात करें समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्यावस्था मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होते हैं, ये गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। आगे है समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, एक यहाँ पर और एक इस ध्रुव पर चला जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है पश्चावस्था में, जिसे हम एनाफेज भी कहते हैं। ठीक है, डिटेल में आप चैनल पर जरूर जाकर देख लीजिएगा, इनकी वीडियोस मैंने बनाई भी है। आगे बात करें। आगे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्रों का युग्मन, उनकी पेयरिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा युग्म पट अवस्था। युग्म से पेयरिंग आप इससे पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में जीन का विनिमय देखने को मिलता है। अब देखिए, इससे पहले वाली जो अवस्था थी युग्म पट अवस्था, इनमें तो क्या था, उनका युग्मन देखने को मिला था, पेयरिंग देखने को मिली है। अब जब वो एक दूसरे के साथ पेयर उन्होंने बनाया है तो अब जीन का विनिमय होगा। तो जस्ट इससे अगली ही अवस्था यहाँ पर आ जाती है, जिसे हम स्थूल पट अवस्था कहते हैं या पैक्टीन कहते हैं, जहां पर जीन का विनिमय होता है। ठीक है, आगे बात करें। आगे है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसे विषम सूत्री विभाजन कहते हैं, बिल्कुल इसे विषम सूत्री विभाजन कहते हैं। यह कायिक कोशिकाओं में होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। आगे है इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये आधी हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यह दो चरणों में पूर्ण होता है, बिल्कुल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। आगे बात करें। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए होंगे। अगर आपको इनको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल बायोलॉजी के और क्वेश्चंस देखेंगे। ये लेक्चर्स आप, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, उसके अलावा जो नीट होते हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पर भी बायोलॉजी आती है, सभी के लिए यूजफुल है। सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं और किस तरीके के लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।